सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लोमा फोर्थ सेम जो 2022 में क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन का यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करिएगा ताकि आपका ये पेपर कम्प्लीटली रिवाइज हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप ए में। अब ग्रुप ए में देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे पूछा है, विच अमंग दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ गैस टरबाइन प्लांट। बीच अमोंग देज इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ गैस टरबाइन प्लांट। इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, इनमें से कौन गैस टरबाइन संयंत्र का मुख्य घटक है। यानी गैस टरबाइन प्लांट हमारा जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि गैस टरबाइन प्लांट अगर है तो गैस टरबाइन प्लांट में क्या होता है, कंप्रेसर होता है, कंबसन चेम्बर होता है, फिर हमारा टरबाइन होता है, और यहाँ पे लगा होता है कूलर। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कंडेंसर। तो कंडेंसर तो होता नहीं है, कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है यहाँ पे, ये वाला हमारा क्या है, कंप्रेसर। बॉयलर तो इसमें है ही नहीं, नॉन ऑफ दी। मतलब इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्रेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गैस टरबाइन पावर प्लांट इज डैश 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 एफिशिएंट देन स्टीम टरबाइन। यानी कि गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन पावर प्लांट और स्टीम टरबाइन में कौन ज्यादा इफिशियंट है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा जो गैस टरबाइन होता है, इफिशियंसी ऑफ गैस टरबाइन इज लेस देन इफिशियंसी ऑफ स्टीम टरबाइन। यानी कि गैस टरबाइन का इफिशियंसी हमारा क्या होता है, लेस होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसको कि ये क्या होता है मेरा, लेस होता है, लेस इफिशियंटी देन स्टीम टरबाइन। यानी स्टीम टरबाइन से गैस टरबाइन का एफिशिएंसी हमारा क्या होता है, कम होता है, लेस देन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ रैमजेट इंजन। यानी रैमजेट इंजन का इसमें कौन सा कंपोनेंट नहीं है। रैमजेट इंजन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो इसके तो रैमजेट जो इंजन होता है, रैमजेट इंजन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो रैमजेट इंजन कुछ इस टाइप का होता है। जैसे हम थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका लगा होता है डिफ्यूजर। ये आपका रैमजेट इंजन होता है, यहाँ पे आपका एयर इंटर करता है और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें टरबाइन नहीं होता है, इसमें जो टरबाइन टरबाइन नहीं होता है, साथ ही साथ इसमें कंप्रेसर भी नहीं होता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारा जो रैमजेट इंजन होता है उसमें कंप्रेसर नहीं होता है। तो इसमें यहाँ पे कंप्रेसर भी नहीं होता है, कंप्रेसर। तो यानी कि इसमें ना ही टरबाइन है और ना ही कंप्रेसर है। यानी कि इसमें हमसे क्या पूछा था, नॉट कंपोनेंट ऑफ रैमजेट इंजन। यानी रैमजेट इंजन का कौन कौन कंपोनेंट नहीं है। तो सुपरसोनिक डिफ्यूजर तो इसमें रहता है, कंबसन चैम्बर, यहाँ पे कंबसन चैम्बर इसका होगा, एग्जॉस्ट नोजल भी है, टरबाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, टरबाइन। क्योंकि हमारा रैमजेट इंजन जो है इसमें टरबाइन नहीं होता है, रैमजेट इंजन में मेरा टरबाइन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा थर्ड का, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कैन बी यूज्ड इन टर्बोजेट इंजन। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि टर्बोजेट इंजन में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है। तो पहला है लिक्विड हाइड्रोजन, तो ये नहीं यूज होता है। दूसरा किरोसिन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, किरोसिन। किरोसिन ऑयल का हम लोग यूज करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं किसमें, टर्बोजेट इंजन में। लेकिन ये किरोसिन हम लोग जो यूज करते हैं उससे थोड़ा बेटर होता है, इसका कुछ क्वालिटी अलग होता है। यानी उसका वो केरोसिन ही है लेकिन इसमें कुछ एडवांटेज और ज्यादा वो डेवलप होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, मैक्सिमम कंबसन प्रेशर इन अ गैस टरबाइन डैश 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 एज कंपेयर टू डीजल इंजन। यानी हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि
मैक्सिमम कंबशन प्रेशर इस गैस टरबाइन इज इन गैस टरबाइन इज डैश डैश कंपेयर टू डीजल इंजन, यानी डीजल इंजन के कंपेरिजन में हमारा कंबशन प्रेशर गैस टरबाइन में मतलब किस किस डीजल डीजल इंजन हो गया और गैस टरबाइन हो गया, इसमें सबसे कम कंबशन का यहाँ पे बताना है कि किसमें कंबशन अच्छा होता है और किसमें कम होता है। तो एज कंपेयर देखा जाए तो गैस टरबाइन है और डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन में काफी अच्छा कंबशन हो जाता है, लेकिन गैस टरबाइन में कंप्लीटली कंबशन नहीं होता है, तो इसमें लेस हो जाएगा ये हमारा, लेस एज कंपेयर टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका लेस एज कंपेयर टू डीजल इंजन, ये हमारा लेस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिक्स्थ नंबर। व्हेन वाटर इज हीटेड विथ राइज ऑफ टेम्परेचर इट इट कंज्यूम। अब देखिए बोला है कि वाटर को, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा वाटर है, यहाँ पे हमारा वाटर है, और मान लेते हैं कि ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, फिर इसको हीट करके वाटर में ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चले गए। यहाँ पे देखिए केवल बोला है विथ राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को राइज कर रहा है, तो यानी कि जो हमारा फेज है, वो फेज हमारा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। फेज हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो फेज कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर इंक्रीज हो, तो इस केस में कौन सा हीट आता है ये बताना है। तो इस तरह के हम लोग टेम्परेचर चेंजिंग वाले कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कौन सा हीट आता है उसमें, सेंसिबल हीट आता है, सेंसिबल हीट। और अगर यही बात किया जाए कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रख दिया, जैसे मान लेते हैं वाटर है, और वाटर से वो बन गया वेपर में, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री पे है, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री पे, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट रहा, लेकिन हमारा फेज जो हो गया वो चेंज हो गया। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, फेज चेंज हो जाए, तो वहां पे हमारा आता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। यहाँ पे हमारा क्या आता है, लेटेंट हीट। तो हमसे क्या पूछा है कि विथ राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर राइज करने पे कौन सा हीट आएगा, तो उसमें आएगा सेंसिबल हीट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी एक जेट इंजन किस पे वर्क करता है, किसके प्रिंसिपल पे, तो जेट इंजन हमारा जो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इन गैस टरबाइन हाई थर्मल इफिशियंसी इज ऑब्टेन इन, यानी कि एक गैस टरबाइन में हाई थर्मल इफिशियंसी कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। तो देखिए पहला क्या है, क्लोज साइकिल में, दूसरा ओपन साइकिल में, तीसरा बोथ द साइकिल, और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो देखिए इसका सिंपल सा हम आपको बताते हैं तरीका कैसे पहचानना है। जैसे हमारा एक दो तरह के गैस टरबाइन होते हैं, ओपन गैस टरबाइन और क्लोज गैस टरबाइन। ओपन गैस टरबाइन में क्या होता है कि आपने मान लीजिए कंबसन चेंबर में एयर को एंटर किया, तो फिर ये कंप्रेसर को एयर हमारा आपने दिया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, कंबसन चेंबर में, और उसके बाद जो यहाँ से हीट निकलेगा उसको हम टरबाइन पे भेज देंगे, तो इससे हमारा टरबाइन मूव करेगा, और बाकी जो हमारा एग्जॉस्ट बचेगा उसको बाहर हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम ओपन साइकिल। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इसी में जो हमारा एग्जॉस्ट निकल रहा है उसको एक कूलर के हेल्प से, उसको एक कूलर के हेल्प से हम फिर क्या कर देते हैं, कंप्रेसर के इनलेट में पास कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, एग्जॉस्ट का भी यूज हो जाता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, इफिशियंसी और बढ़ जाता है। तो क्लोज ओपन ओपन साइकिल के कंपैरिजन में क्लोज साइकिल में हमारा थर्मल इफिशियंसी ज्यादा मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज गैस टरबाइन, क्लोज साइकिल। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोज साइकिल, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज फर्दर हीटेड इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। अगर हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, इसको हमने क्या किया, फिर से हीट कर दिया, तो अगर हम फिर से हीट करेंगे तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होगा। तो आपने पढ़ा होगा, जब मान लेते हैं हमारे पास ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम का मतलब ये हो गया, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम
यानी कि वो पूरी तरह से स्टीम बन चुका है, यानी उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या है, 1 है। ड्राई सेचुरेटेड का मतलब क्या हो गया कि वो कंप्लीटली ड्राई हो चुका है, तो उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या है, 1 है। अब बोल रहा है कि उसको अगर हम फिर से हीट करें तो उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन में क्या डिफरेंस पड़ेगा। ड्राइनेस फ्रिक्शन उसका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि मेरे पास क्या है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है जिसका ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होगा, 1 होगा। अब मान लीजिए आपके पास वो स्टीम है, और स्टीम के फॉर्म में फिर आपको उसने क्या किया, आपने उसको हीट करके हीट कर दिया, तो हीट करने से वो क्या होगा, वो सुपर हीटेड बन जाएगा, सुपर हीटेड, बट वो किसके फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में ही रहेगा। तो जब स्टीम है और स्टीम के फॉर्म में ही रहेगा तो उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा, बस वो सुपर हीटेड बन जाएगा, यानी कि वो उसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिमेन द सेम। यानी कि हीट कर ट्राई सैचुरेटेड स्टीम को अगर हम फिर से हीट करते हैं तो उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसे अगर आप किसी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10th नंबर पे। ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम द हीट सप्लाईज, यानी कि अगर हम ड्यूरिंग सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम, यानी स्टीम को सुपर हीट कर रहा है तो उसमें कौन सा हीट सप्लाई होगा। तो अभी हमने जस्ट बताया कि आपको अगर मान लेते हैं आप क्या कर रहे हैं, सुपर हीट बना रहे हैं, जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास स्टीम है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, ये ड्राई स्टीम है, और आप इसको क्या कर रहे हैं, सुपर हीटेड बना रहे हैं। तो ये दोनों स्टीम के फॉर्मेट में ही रहेगा, ये भी स्टीम के फॉर्मेट में है, ये भी स्टीम के फॉर्मेट में ही रहेगा। लेकिन अब क्या होगा ना कि इसका टेम्परेचर थोड़ा लोअर होगा और इसका टेम्परेचर क्या कर जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इसमें आप देखेंगे कि टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, तो जहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, अभी हमने क्या बताया था, उसमें सेंसिबल हीट। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंसिबल हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्टीम अकरिंग आउट ऑफ विस्टल ऑफ प्रेशर कुकर इज, बोला है प्रेशर कुकर के सीटी से निकलने वाला भाप कैसा होता है। आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर से जब आप सीटी में से जो वेपर निकलता है, तो वो वेपर जो होता है उसके साथ साथ कुछ पानी के बुलबुले भी आते हैं, तो उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी है, कुछ वेपर के फॉर्मेट में भी है। तो जहां पे वाटर मॉलिक्यूल भी हो और वेपर का भी फॉर्मेट में हो, तो उस तरह के स्टीम को हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम, जिसका ड्राइनेस फ्रिक्शन 1 से कम होगा। तो ये क्या हो गया मेरा, वेट स्टीम, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन एयर प्री हीटर इज इंस्टॉलेड, यानी कि एक एयर फ्री हीटर को हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हम करते हैं इकोनोमाइजर और चिमनी के बीच में, बिटवीन द इकोनोमाइजर एंड चिमनी। जहां पे इकोनोमाइजर है और चिमनी है उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, एयर फ्री हीटर को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच डिवाइस यूज टू सेपरेट कंडेंसेट फ्रॉम द स्टीम विदाउट लेटिंग स्टीम escape। तो इसमें पूछा है कि भाप के बाहर निकलने दिए बिना भाप से घनीभूत को अलग करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है। तो ऐसे समझिए कि स्टीम को बिना बाहर निकले उसको क्या करना, उसको कंडेंस करना किस प्रोसेस से किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं किस उपकरण से किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम ट्रैप। इसका करेक्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टीम ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेचुरल ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाई, तो नेचुरल ड्रॉट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो चिमनी से। ड्रॉट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। जनरली इसका हम यूज करते हैं जो हमारा एग्जॉस्ट गैस होता है उसको बाहर निकालने में। तो नेचुरल ड्रॉट में हम चिमनी का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल ड्रॉट भी है जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फैन या फोर्स प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 15 पे चलते हैं। डैश 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 valve इज फिट चेक valve ऑफ अ बॉयलर, यानी इसमें कौन जो है बॉयलर का एक फीड चेक वाल्व है।
तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी होगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग इन द बॉयलर इज टू, यानी कि फ्यूजिबल प्लग का हम लोग बॉयलर में किस चीज के लिए यूज करते हैं? बॉयलर में हमारा जो फ्यूजिबल प्लग लगा होता है उसका क्या यूज है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटेक्ट द फायर टिप। यानी फायर टिप को हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इन कन्वर्जेंट नोजल वेलोसिटी अटेन्स इज, यानी कि अगर हमारा कन्वर्जेंट नोजल है तो उसमें वेलोसिटी अटेंसिंग, वेलोसिटी किस टाइप का होगा ये बताना है, या वेलोसिटी में किस तरह का कन्वर्जेंट नोजल में किस तरह का वेलोसिटी होगा ये बताना है। तो शायद इसका करेक्ट आंसर आपका 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई अलग आंसर पता हो तो, लेकिन हमको जहां तक लगता है इसका ऑप्शन बी होगा, सुपरसोनिक वेलोसिटी। क्योंकि कन्वर्जेंट नोजल हमारा जो होता है उसमें वेलोसिटी वो 1000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है, जो कि सुपरसोनिक के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इन अ नोजल हुल फ्रिक्शनल लॉस इन इज अज्यूम टू ऑकर बिटवीन, यानी कि नोजल में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का लॉस किसके बीच होता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रॉट एंड एग्जिट। थ्रॉट पे और एग्जिट पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द डिग्री ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ इम्पल्स स्टीम टरबाइन इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर एन इम्पल्स टरबाइन हमारा उसका क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20। कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन इज डन टू, तो क्या पहला क्या है? बैलेंस द रोटर, रिड्यूस द रोटर स्पीड, रिड्यूस द ब्लेड फ्रिक्शन और नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिड्यूस द रोटर स्पीड। रोटर स्पीड को रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं? स्टीम टरबाइन की कंपाउंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि कंपाउंडिंग में होता ही क्या है, जैसे कि बहुत सारे टाइप्स के कंपाउंडिंग है। जैसे हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है, प्रेशर कंपाउंडिंग होता है, वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग होता है। तो कंपाउंडिंग हम लोग करते क्यों है? क्या, ताकि हमारा रोटर पे स्पीड कम हो जाए। क्योंकि हमारा जो नोजल से स्टीम आता है उससे हमारा क्या होता है, डायरेक्टली अगर हम उसको यूज करते हैं वन स्टेज में, तो वो काफी हाई आरपीएम पे चलने लगेगा, जिसको हम लोग इजिली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हम रोटर का स्पीड कम करते हैं कंपाउंडिंग में, और वो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्टेजेस में उसको रिड्यूस करते हैं, यूज करते हैं। अब हम ग्रुप बी में आते हैं, और सबसे इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रा एक्सप्लेन पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, यानी कि पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन के लिए। इसमें देखिए, इसमें एक और चीज बोला है ओपन साइकिल का, यानी कि ओपन साइकिल गैस टरबाइन के लिए। तो हम यहाँ पे जनरली क्या बना रहे हैं अभी? अभी हम लोग बनाएंगे इसमें पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम बनाते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डायग्राम। तो हमारा प्रेशर हो गया, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अब पीवी डायग्राम हम बना रहे हैं किसके बीच? और ये बोला है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल का, यहाँ पे ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्रेशर बोला है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा, 1 से 2 प्रोसेस, ये 1, ये 2 प्रोसेस, 2 से 3 हमारा होगा, और 3 से 4 होगा। अब देखिए 4 से ये 1 अटैच नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था ओपन साइकिल में कि ओपन साइकिल में एग्जॉस्ट को बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए ये दोनों एक साथ अटैच नहीं होंगे। तो ये हो गया आपका पीवी डायग्राम। और टीएस डायग्राम भी सेम एज इट इज है, टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम में कुछ नहीं, यहाँ से स्टार्ट तो होगा, 1 से 2 स्टार्ट होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से आपका 4 भी आएगा, लेकिन ये दोनों अटैच नहीं होंगे। ये थोड़ा सा आपका इंक्रीमेंट होगा इधर में, 4 डैश, और इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारा हो गया टीएस डायग्राम किसका? ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन का। देखिए कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो है ना हॉरिजेंटल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या है?
कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर क्या है मेरा, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैमजेट इंजन इन ब्रीफ, यानी कि रैमजेट इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल आपको ब्रीफली बताना है। तो आपको इसमें ये 4 मार्क, ग्रुप बी में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए रैमजेट इंजन का आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप फिगर भी बना देंगे तो काफी बेटर रहेगा, फिगर बना के और उसका वर्किंग लिख देंगे कि ये क्या करता है, रैमजेट इंजन, कि हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, बूस्टर है टरबाइन का, ऐसे बोल सकते हैं। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल आप लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है डिफाइन, डिफाइन करना है सबसे पहले सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन टेम्परेचर को। तो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये ऐसा टेम्परेचर जो फेज चेंज टेम्परेचर है, जैसे मान लेते हैं आपका पहले लिक्विड में था तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा, और फिर वो स्टीम में बन गया तो वो हो गया सेचुरेशन में चला गया। तो जो टेम्परेचर फेज चेंज करने के लिए यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेशन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका बी है ड्राइनेस फ्रिक्शन। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर बाय मास, टोटल मास, यानी मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर। ये हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन एक्स से डिनोट किया जाता है। तो मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ वेपर, यानी कि कितना भाग वेपर बना और टोटल कितना क्वांटिटी है, उसको दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा ड्राइनेस फ्रिक्शन निकल जाएगा। तो थर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका और वाला जो पार्ट है, लिस्ट एनी 4 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ स्टीम। तो स्टीम का सबसे पहला यूज क्या होता है, टरबाइन में यूज करते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है, जैसे हीटिंग प्रोसेस में, ड्राइंग में, स्टीम क्रैकिंग में, डिस्टिलेशन में इसका बहुत सारा यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया ये, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल इवापोरेशन एंड इक्विवेलेंट इवापोरेशन, यानी कि एक्चुअल इवापोरेशन और इक्विवेलेंट इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है वो हमको राइट करना है। तो एक्चुअल इवापोरेशन और इक्विवेलेंट इवापोरेशन में आप कोई भी 4 डिफरेंस लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर इसका और वाला पार्ट, राइट द फंक्शन ऑफ फ्यूजिबल प्लग, सेफ्टी वाल्व, फीड पंप और एयर प्री हीटर, यानी कि इस सब का आपको फंक्शन लिखना है कि फ्यूजिबल प्लग का फंक्शन क्या है, सेफ्टी वाल्व का क्या है, फीड पंप का, एयर प्री हीटर का। तो दो दो लाइन सब में लिख देंगे आप तो आपका ये 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, ये सब्जेक्टिव है इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहा है। मतलब ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पे ज्यादा। अब देखिए क्वेश्चन फिफ्थ है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन इन नोजल, यानी कि नोजल में फ्रिक्शन का क्या क्या इफेक्ट है। तो आप जानते हैं अगर मान लेते हैं नोजल में फ्रिक्शन पड़ता है तो उससे नोजल का जो इफिशियंसी है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें इफेक्ट आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका और वाला पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट नोजल, यानी ये कि कम कन्वर्जेंट नोजल है और ये आपका डाइवर्जेंट नोजल है। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग रोटर स्पीड ऑफ स्टीम टरबाइन, यानी कि रोटर स्पीड रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग का यूज करते हैं, यानी कि स्टीम कंपाउंडिंग करते हैं। तो या तो हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग करेंगे या हम प्रेशर कंपाउंडिंग करेंगे या प्रेशर वेलोसिटी बोथ कंपाउंडिंग करेंगे। तो इसके लिए हम वो प्रोसेस प्रोसेस यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला पार्ट, राइट द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ वेलोसिटी इन स्टीम टरबाइन। देखिए यहाँ पे बोल दिया ना कि कंपाउंडिंग फॉर वेलोसिटी इन स्टीम टरबाइन, यानी कि स्टीम टरबाइन में वेलोसिटी कंपाउंडिंग का क्या इफेक्ट है वो बताना है। तो ये बी वाला पार्ट जो आपका है ये कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप सी में हम लोग चलते हैं। ग्रुप सी में सबसे पहला क्वेश्चन 7 नंबर है यहाँ पे, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्बोजेट इंजन विथ अ नेट स्केच, यानी टर्बोजेट इंजन का आपको वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना है और विथ नेट स्केच यानी कि फिगर के साथ। ऐसे आप जब ज्यादा फिगर बनाएंगे क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो फिगर बनाना कंपलसरी है। 7 नंबर क्वेश्चन का और वाला पार्ट में न्यूमेरिकल पूछा है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो और वाला पार्ट में न्यूमेरिकल क्या पूछा है,
A gas turbine supply with a gas at 1000 Kelvin and 5 bar to be expand adiabatically to 1 bar. Calculate power developed in kilowatt per kg of gas per second and exhaust gas temperature if Cp equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin and Cv equal to 0.76 kilojoule पर केजी केल्विन। तो इसमें हमको क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है और दूसरा एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन का हमने अपने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से जाके इसका आंसर देख सकते हैं। इस न्यूमेरिकल का आंसर आप वहां पे भी देख सकते हैं, या हम आपको इस क्वेश्चन में ही बता देते हैं इसका कैसे सोल्यूशन करना है। तो क्या बोला है, गैस टरबाइन यहाँ पे है, गैस टरबाइन सप्लाई विथ 1000 Kelvin and 5 bar to expand adiabatically to 1 bar। तो सबसे पहले देखिए हम एक गैस टरबाइन यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ब्रेटन साइकिल बना लेते हैं। ये हमारा ब्रेटन साइकिल हो गया, 1 2 3 4। अब देखिए हमारा कंडीशन कहाँ का दे रखा है, तो ये हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। ये हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये हमारा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन खत्म हो रहा है। तो बोला है सप्लाई कहाँ से किया है, 1000 Kelvin एंड 5 बार, यानी यहाँ का कंडीशन जो है, P3 जो हमारा 5 बार पे है और T3 हमारा जो है वो 1000 Kelvin पे है टू 1 बार। यानी कि जब ये 4 पे आ रहा है तो प्रेशर इसका 1 बार हो जा रहा है। प्रेशर कितना हो जा रहा है, 1 बार। तो कैलकुलेट पावर डेवलप, तो पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, टरबाइन पे हमारा कितना पावर मिला, तो पावर को हम कैसे निकालते हैं, MCP T3 माइनस T4। तो हमको क्या चाहिए, T3 T4 चाहिए। T3 तो हमारे पास है लेकिन T4 नहीं है, तो T4 यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी आपसे पूछा है। तो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर क्या होगा, हमारा टरबाइन से एग्जॉस्ट कहाँ पे होता है, फोर्थ प्रोसेस पे, यानी कि T4 भी हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। देखिए सबसे पहले Cp और Cv दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, गामा निकाल लेंगे। तो गामा क्या होता है आपका, Cp/Cv, यानी कि 1 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 पॉइंट ये कितना है, 005 अपॉन 0.76। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। 1.005 डिवाइडेड बाई 0.76, ये हमारा आ रहा है गामा का वैल्यू 1.322। ये हमारा क्या आ गया, गामा का वैल्यू आ गया 1.32, यूज कर सकते हैं। अब इसका हमने क्यों निकाला, तो इसके जरूरत ये पड़ेगी कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, T4 निकालना पड़ेगा। तो T3 और T4 में रिलेशन लगा लेते हैं हम लोग। तो रिलेशन कैसे लगाएंगे हम लोग, देखते हैं। ये हमारा P4 का प्रेशर दे रखा है। तो देखिए T3/T4 इक्वल टू होता है, T3/T4 इक्वल टू P3/P4 का पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो देखिए P3 भी हमारे पास है, P4 भी हमारे पास है, T3 भी हमारे पास है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, T4 निकल जाएगा। तो जब आप T4 निकालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। अब ये हमारा T4 क्या निकल जाएगा, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी निकल जाएगा। अब इस T4 का यूज हम यहाँ पर रख लेंगे, M की जगह पे हम क्या रख लेंगे, 1 रखेंगे। क्यों 1 रखेंगे, क्या पूछा है यहाँ पे, पावर डेवलप इन किलोवाट पर केजी, किलोवाट पर केजी, यानी कि हर एक केजी पे, यानी 1 केजी पे। तो हम यहाँ पे मास की जगह पे 1 यूज करेंगे। Cp का वैल्यू दे रखा है, T3 का वैल्यू 1000 और T4 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। सबको यूज करके आप सॉल्व कर लेंगे, आपका पावर यहाँ पे निकल जाएगा। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर आपका T4 भी यहाँ पे ऑलरेडी निकल चुका होगा। अब इसका देखते हैं 8 नंबर पार्ट। तो 8 नंबर पार्ट आपसे क्या पूछा है, given enthalpy of 1 kg of steam is 30 bar is 3680 मतलब 3681 किलो जूल। यानी 1 केजी स्टीम का जो हमारा इंथैल्पी है 30 बार पे, वो 3681 किलो जूल है। इज द स्टीम इज बेस्ट वेट और सुपर हीटेड, यानी बताना है कि स्टीम वेट है या सुपर हीटेड है। इफ इट्स वेट फाइंड इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन, अगर ये वेट है तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाले। इफ इफ इट इज सुपर हीटेड फाइंड इट्स डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, यानी अगर ये सुपर हीटेड है तो इसका डिग्री ऑफ सुपर हीटेड फाइंड करें।
यूजिंग स्टीम टेबल, यानी स्टीम टेबल का यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो जो हमको दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। तो नोट क्या कर लेते हैं, गिवन एंथैल्पी ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम, यानी मास दे रखा है 1 kg है, 1 kg है। प्रेशर दे रखा है 30 बार पे, यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या है आपका, ये 30 बार पे है। एंथैल्पी दे रखा है कितना, एच इक्वल टू 3681, 3681 किलो जूल। अब हम लोग क्या करेंगे, सेचुरेशन एंथैल्पी लेंगे, यानी एच जी का वैल्यू लेंगे 30 बार पे। अब उस पे चेक करेंगे उस प्रेशर पे कि क्या जो हमको एंथैल्पी दे रखा है वो सेचुरेशन एंथैल्पी से ज्यादा है या सेचुरेशन एंथैल्पी से कम है। अगर ज्यादा होगा, यानी ये एच जो हमारा है, ये अगर इस सेचुरेशन एंथैल्पी से ज्यादा हो जाएगा तो स्टीम हमारा कैसा हो जाएगा, सुपर हीटेड। और अगर सेचुरेशन एंथैल्पी से ये कम हो जाएगा तो स्टीम हमारा वेट हो जाएगा। तो स्टीम टेबल से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू देख लेंगे। तो इसका वैल्यू जब हम देखते हैं तो कितना आ रहा है, बताते हैं हम आपको। तो स्टीम टेबल से देखने के बाद 30 बार पे इसका वैल्यू आ रहा है 2802.3 किलो जूल पर केजी। अब देखिए ये जो हमको दे रखा है, ये जो हमने एंथैल्पी देखा ये वाला, और जो हमको दे रखा है, जो दे रखा है वो ज्यादा है और जो सेचुरेशन एंथैल्पी है वो कम है। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रीम कैसा है, सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड। क्योंकि जो एंथैल्पी है वो सेचुरेशन से भी ज्यादा है, यानी सेचुरेशन से ज्यादा हो गया तो क्या बन गया, वो सुपर हीटेड बन गया। तो जब सुपर हीटेड बन जाता है तो हमको क्या निकालना होता है, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। तो हम प्रेशर 30 बार पे ही टी सेचुरेटेड का वैल्यू ले लेंगे। टी सेचुरेटेड का वैल्यू इस पॉइंट पे हमको दे रखा है, आप स्टीम टेबल में देखेंगे 233.8 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सुपर हीटेड इक्वेशन वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे H इक्वल टू होता है एच जी प्लस सीपी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचुरेटेड। देखिए डिग्री ऑफ सुपर हीटेड पूछा है आपसे, यहाँ पे आपसे क्या पूछा, एक मिनट ये ऊपर हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड इट डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, यानी कितना डिग्री इसको सुपर हीट किया गया, यानी कि हमको क्या निकालना है ना, टी सुपर हीटेड माइनस टी सेचुरेटेड का वैल्यू निकालना है। तो देखिए टी सेचुरेटेड तो हमको पता है, टी सुपर हीटेड नहीं पता है, तो टी सुपर हीटेड हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये सीपीएस है, यहाँ पे सीपीएस, तो सीपीएस का वैल्यू जो आपका होता है 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। तो अब देखिए एच तो हमको दे रखा है कितना, 3681। एच जी हमारा कितना है, 2802.3, प्लस सीपीएस का वैल्यू आपको 2.1 यूज करना है, टी सू माइनस टी सेचुरेटेड कितना है, 233.8। आप लोग देखेंगे ये 2.1 जो हमारा है ये केल्विन में है, और हम लोग इसको यूज करें डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको डायरेक्टली डिग्री सेंटीग्रेड में यूज कर सकते हैं, या आप इसको केल्विन में भी चेंज करके यूज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से टी सुपर हीटेड मिल जाएगा, टी सुपर हीटेड आपका कुछ आएगा 652.37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टी सुपर हीटेड आएगा। तो यहाँ से अब हमको क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। तो डिग्री ऑफ सुपर हीटेड क्या हो जाएगा, टी सुपर हीटेड, तो टी सुपर हीटेड क्या है 652.37 माइनस टी सेचुरेटेड, तो टी सेचुरेटेड कितना है 233.8, 233.8, जिस इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 418.57 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसको इतना ज्यादा हीट किया गया। तो इसका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जो था फर्स्ट वाला पार्ट वो हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट भी सेम है, कैलकुलेट टोटल हीट ऑफ 5 kg ऑफ स्टीम एंड एब्सोल्यूट प्रेशर 8 बार हैविंग ब्राइटनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम इज, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा। इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी भी होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको काफी टफ लगने लगेगा, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट का आपको, तो आप वहां से भी जाके बहुत सारे न्यूमेरिकल देख सकते हैं जो डिप्लोमा फोर्स है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है।
और भी कोई न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो अब देखते हैं इसका 8 का और वाला पार्ट। कैलकुलेट टोटल हीट ऑफ 5 kg, यानी मास दे रखा है 5 kg एंड एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 8 बार, प्रेशर दे रखा है 8 बार। ड्राइनेस फ्रिक्शन इज 0.8, यानी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है 0.8। कैलकुलेट हीट इन किलो जूल पर केजी केल्विन टू कन्वर्ट द स्टीम इनटू ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम। पहला देखिए क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल हीट ऑफ 5 kg ऑफ स्टीम, जब ये कंडीशन दे रखा था। फिर पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट हीट इन किलो जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट स्टीम इनटू ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 लेना है। अब जब हम स्टीम को ड्राई सेचुरेटेड कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक बार आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0.8 का यूज करके आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी निकालना है। और एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। और अगर x इक्वल टू 1 हो गया तो आप यहाँ पे x का 1 रखेंगे, पहले x इक्वल टू 0.8 रखेंगे। एच एफ और एच एफ जी का वैल्यू आप स्टीम टेबल से यानी 8 बार पे एच एफ का वैल्यू ले लेना है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 8 बार पे, 1 मिनट, इसको प्रेशर को हम देख देते हैं स्टीम टेबल। तो अपने स्टीम टेबल से इसको वैल्यू बताते हैं आपको। तो स्टीम टेबल से देखने पर एच एफ का वैल्यू जो है 220.9 है। एच एफ का वैल्यू 720.9 है। और एच एफ जी का वैल्यू जो है वो आपका 2767, 1 मिनट, 2046 है। तो ये हो गया, प्लस करेंगे और ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले क्या रखेंगे 0.8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ड्राइनेस फ्रैक्शन की जगह पे सेम क्वांटिटी रख के यहाँ पे 1 रख लीजिएगा, फिर दूसरा भी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर विथ नेट स्केल। तो बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर आपके वाटर ट्यूब बॉयलर है। यानी ट्यूब में इसके क्या होता है, वाटर भरा होता है और बाहर में इसको फायर किया जाता है। दो तरह के वायर बॉयलर होते हैं, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब। तो फायर ट्यूब के टाइप का हो गया आपका कोपरान बॉयलर, और वाटर ट्यूब के टाइप का बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे नेट स्केच से तो यह आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वाला पार्ट है, अ बॉयलर जनरेट 62 kg ऑफ स्टीम per hour at 9 bar and 0.95 dryness dry from feed water 38 degrees centigrade when using 830 kilojoule of kg of coal per hour having calorific value इतना, determine the efficiency, यानी हमको इस बॉयलर की इफिशियंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिवन डाटा में क्या है, इतना स्टीम जनरेट हो रहा है तो कितना मास ऑफ स्टीम जनरेट हो रहा है 6200 kg। और हम यहाँ पे एम ए निकाल लेते हैं। एम ए किस लिए निकालेंगे, ताकि हमारा बॉयलर इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है बॉयलर इफिशियंसी का, वो होता है एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन बाई बाई सी वी, यानी कैलोरीफिक वैल्यू। तो एम ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना स्टीम जनरेट हुआ उसमें डिवाइड कर देंगे जितना हमारा कोल यूज हुआ। तो कोल कितना यूज हुआ 830, इसको डिवाइड करेंगे तो 6200, 1 मिनट, 6200 डिवाइडेड बाई 830, ये आएगा 7.465, 46 या 47 के अप्रोक्स, 7.47 के अप्रोक्स हमारा एम ए आ जाएगा। तो एम ए हम लोग ने निकाल लिया। कैलोरीफिक वैल्यू नीचे सीवी है तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको 31,000 दे रखा है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, एच और एच एफ वन। तो देखिए ये 0.95 ड्राई है, यानी कि ये ड्राइनेस फ्रैक्शन दे रखा है 0.95, एक्स हमारा 0.95 है। एच एफ वन हमारा फीड वाटर का एंथैल्पी होता है। तो एच एफ वन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला होता है एमसीपी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी, एमसीपी नहीं एमसी डेल्टा टी। तो एम हमारा क्या लेंगे, पर केजी बोला है तो 1 लेंगे। सी का वैल्यू यहाँ पे 4.18 होता है, आप याद रखेंगे यहाँ पे सी का वैल्यू क्या होता है 4.18। और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमारा 38 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो 38 यहाँ पे यूज कर लेंगे।
तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 4.18 इंटू 1 इंटू 38, तो ये हमारा 158.84 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, HF1 हो गया। अब H निकालना है, तो H निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे HF प्लस एक्स इंटू एच एफ जी। अब हमारा प्रेशर कितना दे रखा है, 9 बार। तो 9 बार प्रेशर पे हम लोग HF और HFG का वैल्यू लेंगे। तो 9 बार प्रेशर पे हम लोग क्या लेते हैं, HF का वैल्यू। तो HF का वैल्यू है 742.6। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब हम लोग 9 बार पे, प्रेशर हमारा 9 बार है, तो इस पे हम लोग क्या लेते हैं, HF का वैल्यू लेंगे। तो HF का वैल्यू मेरा कितना आएगा 9 बार पे, 742.6, 742.6। और HFG का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 2029.5 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। तो हमारा एच एफ मिल गया, एच एफ जी मिल गया। तो दोनों जगह पे एच एफ और एच एफ जी रख देंगे। एक्स का वैल्यू 0.95 दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कितना है, 742.6 प्लस 0.95 इंटू एच एफ जी हमारा कितना है, 2029.5। तो हमारा 2670 के अप्रोक्स आएगा हमारा क्या, एच, 2670.625। ये हमारा हो गया एच का वैल्यू। तो अब हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, एम ए इंटू एच माइनस एच एफ वन अपॉन सी बी। एम ए हमारा 7.47 आया है, एच हमारा आ गया 2670.625, माइनस एच एफ वन में हमारा कितना आया है, एच एफ वन यहाँ पे निकाला था अभी हमने, 158.84, 158.84 अपॉन सी बी। सी बी हमको दे रखा था 31,000। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 7 इसको सॉल्व कर देते हैं कैलकुलेटर से, 2670.625 माइनस 158.84, 7.47। तो ये अप्रोक्स आ रहा है 60.5% के अप्रोक्स, हमारा एफिशिएंसी यहाँ पे आ रहा है 60.5%। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब इसका 10th नंबर क्वेश्चन में जो देखते हैं हम लोग, इसको पहले इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 क्या है, विद नेट स्केच एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल को आपको वर्किंग प्रिंसिपल और नेट स्केच के हेल्प से आपको बताना है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में कन्वर्जेंट पोर्शन होता है, थ्रोट पोर्शन होता है और डाइवर्जेंट पोर्शन होता है। तो इसका आपको एक्सप्लेन करना है नेट स्केच के हेल्प से। 10th नंबर क्वेश्चन जो इसको, इसमें लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, वो क्या है आपका, स्टीम इंटर्स एट अ नोजल 1.4 मेगा पास्कल 250 डिग्री एंड नेग्लिजिबल वेलोसिटी एंड एक्सपेंड टू 115 किलो kPa, डिटरमाइन वेलोसिटी एट एग्जिट नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नोजल से है। इसमें हमको क्या करना है, एग्जिट वेलोसिटी, एग्जिट वेलोसिटी निकालना है। बोला है फ्रिक्शन भी यहाँ पे क्या करना है, आपको नेग्लेक्ट कर देना है। फ्रिक्शन आपको क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। फ्रिक्शनल लॉस आपका जो होगा, वो आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। फिर आपको एग्जिट वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए, काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, इसको करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, स्टीम इंटरसेट नोजल, यानी एक नोजल है, इसका वन कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है, एंट्री का कंडीशन और एग्जिट का कंडीशन। बोला है कि एंटर कर रहा है कितने प्रेशर से, 1.4 मेगा पास्कल, यानी कि आपका प्रेशर P1 दे रखा है 1.4 मेगा पास्कल, और एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T1 का वैल्यू कितना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड नेग्लेक्टिंग निग्लिजिबल वेलोसिटी, यानी कि C1 पे जो वेलोसिटी हमारा निग्लिजिबल यानी जीरो है। एंड एक्सपेंड 115
के पी ए, यानी कि P2 का हमारा जो है वो प्रेशर दे रखा है 115 के पास्कल। डिटरमाइन एग्जिट वेलोसिटी यानी C2 हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहला तो ये P1 1.4 मेगा पास्कल में दे रखा है, तो जब भी हम प्रेशर यूज करते हैं वो बार में यूज करते हैं, तो ये मेगा पास्कल में दे रखा है, तो हमको इसको बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो P1 है 1.4 इंटू मेगा पास्कल को 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं, और पास्कल को पास्कल ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 10 टू द पावर 5 पास्कल ही हमारा क्या होता है, 1 बार होता है। अब देखिए 10 टू द पावर 6 है, तो इसमें से 10 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, ये 1.4 इंटू 10 पास्कल। अब ये 10 टू द पावर 5 पास्कल हमारा बार बन जाएगा, तो 1.4 इंटू 10 14, और ये बार, तो 14 बार हो गया हमारा P1 का प्रेशर। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारा P2 देखिए, P2 में K लगा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, P2 इक्वल टू 115, K का मतलब हो गया 10 टू द पावर 3 PM। अब हम बोले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.15 इंटू 10 टू द पावर 5 PA, क्योंकि हमको 10 टू द पावर 5 बनाना है, इसलिए हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया। अब 10 टू द पावर 5 PA का मतलब हो गया 1 बार, यानी 1.15 इंटू ये बार हो जाएगा, तो हमारा P2 का भी ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एग्जिट, स्टीम एग्जिट हमारा वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 44.72 इंटू एच डी, और एच डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है H1 - H2, यानी इनलेट का एंथैल्पी और एग्जिट का एंथैल्पी। तो इनलेट का एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, 14 बार और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग क्या कर लेंगे, एंथैल्पी चेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे स्टीम टेबल का यूज करेंगे, और हम कहाँ पे जाएंगे, सुपर हीटेड में जाएंगे। क्यों सुपर हीटेड में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको टेम्परेचर का भी कंडीशन दे रखा है। तो हम जाते हैं किसमें, स्पेसिफिक इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, कितना बार पे है मेरा, 14 बार पे, 14 बार पे, और कितना टेम्परेचर है 250, ये 14 बार पे, और टेम्परेचर कितना है 250। तो हम लोग इंथैल्पी चेक कर रहे हैं, तो 14 बार पे और 250, तो किस पे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कितना दे रखा है आपको, 2927.6, 2927.6 दे रखा है। तो इसको हम लिख लेते हैं 2927.6, हमारा 14 बार पे H1 का वैल्यू 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आपका H1 हो गया। अब H2 निकालने के लिए जब आप H2 पे जाएंगे ना, तो आपको सबसे पहले ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना होगा। क्यों ड्राइनेस फ्रैक्शन पता करना होगा, क्योंकि वहां पे आपको टेम्परेचर दे नहीं रखा है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पता करना होगा। तो उस ड्राइनेस फ्रैक्शन को पता करने के लिए हम S1 इक्वल टू S2 का, यानी इंट्रोपी सेम होता है, जब हम नोजल में देखते हैं तो दोनों कंडीशन पे इंट्रोपी हमारा सेम होता है, तो यहाँ पे इंट्रोपी का कंडीशन लगाएंगे S1 इक्वल टू S2। अब ये S1 है, वो प्रेशर कितना पे, 14 बार और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसका वैल्यू देख लेंगे। तो यानी कि स्पेसिफिक इंट्रोपी, एंथैल्पी नहीं देखेंगे, एंट्रोपी 14 बार पे, एंट्रोपी एट 14 बार, स्पेसिफिक एंट्रोपी है 14 बार 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये हमको कितना मिल गया है, 6.748, 6.748। और H2 हमारा क्या हो जाएगा, SF प्लस एक्स इंटू एस एफ जी। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है, तो हम 1.15 बार पे इसका वैल्यू लेंगे, और इसका लेने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जब आएगा तो ये स्टीम का कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ स्टीम क्या हो जाएगा, हमारा वेट स्टीम में कन्वर्ट हो सकता है। तो हाँ आ गया, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है एस एफ, एस एफ जी और एच एफ जी का वैल्यू एट किस बार पे, 1.15 बार पे। हमने इन चारों वैल्यू को नोट कर लिया। अब यहाँ से S2 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एस एफ, एस एफ मेरे पास कितना है 1.347 प्लस एक्स तो नहीं पता है, और एस एफ जी मेरा कितना है 5.996। अब देखिए हम क्या बताए थे, S1 इक्वल टू S2, तो S1 मेरा ये 6.748 है, और S2 का वैल्यू ये वाला हम यहाँ पे रख लेंगे 1.347 प्लस एक्स इंटू 5.996।
966। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाई द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना रहा, 6.748 माइनस 1.347 अपॉन 5.966। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे आ रहा है मेरा 0.905 के अप्रोक्स। ये हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन हो गया। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन निकल जाने से हमारा H2 निकल जाएगा कितना, HF प्लस एक्स इंटू HF जी। अब HF हमारे पास कितना है, HF हमने यहाँ पे लिख लिया 432.2 प्लस एक्स हमने निकाल लिया 0.95905 इंटू एच एफ जी मेरे पास कितना है 2247.4, 2247.4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 432.2 प्लस 0.905 इंटू 2247.4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है H2 का, 2466.097। अब जो ये वैल्यू आ गया H2 का, और मेरे पास ये H1 का वैल्यू है, ये H2 का वैल्यू हो गया। अब H1 और H2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। HD हमारा क्या है, HD हमारा होता है H1 माइनस H2। तो H1 में से H2 को माइनस कर देते हैं, तो H1 मेरे पास कितना है 2927.6 माइनस H2। H2 मेरा कितना हो जाएगा 2466.097। इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है मेरा 461.503। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, H2 और HD का वैल्यू मिल गया कितना 461.503। HD हमारा क्या है H1 माइनस H2, H1 ये था और H2 हमने माइनस कर दिया। तो अब C2 का फॉर्मूला यूज कर देंगे 44.72 इंटू HD। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आप फ्रिक्शन लेस का यूज कर रहे हैं। तो 44.72 इंटू रूट में 461.503, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है C2 इक्वल टू 960.7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे सारे का हमने सोल्यूशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करें। आपको वहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल एंड उसका कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।